नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑप्टिक्स के आगे के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप नेत्र में होने वाले दोषों को बहुत ही आसान तरीके से समझोगे। पहले भी आपने पढ़े होंगे नो डाउट, लेकिन आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस एक बार पढ़ना है, इसके बाद आपको कभी किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। देखिए, मैंने आपको प्राथमिक कलर बताए थे RGB। आर से होता था रेड। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं जिससे कि सुनने से ही आप लोग को याद हो जाए, ज्यादा पढ़ना ना पड़े। जी से होता है ग्रीन और बी से होता है ब्लू। ये तीन होते हैं प्राथमिक कलर। ठीक है, इन तीनों कलर का उपयोग करके आप कोई भी कलर को बना सकते हो। अब देखिए, आपसे पूछा गया है लाल कलर का है कांच, इसे आपने बहुत ज्यादा गर्म किया तो कैसा दिखाई देगा? देखिए, जैसे ही आप लाल कलर को गर्म करोगे ना, अब देखिए, तो इसका पूरा कलर होता है ग्रीन। लाल का पूरा कलर होता है रेड का ग्रीन। ओके, ये आपको पढ़ना है कि रेड का पूरा है ग्रीन, पूरा कलर है ग्रीन। तो जब आप लाल कलर को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हो ना उच्च ताप पर, तब वह अपने पूरक कलर में दिखाई देने लगेगा, मतलब कि प्रथम दृष्टया आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? आंसर आया हरा। ओके, अब देखते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग कैसे निश्चित किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले करवा दिया है। ओके, आपको याद रखना है विवग्योर याद रखना है। और आपको ये याद रखना है तरंग दैर्ध्य। इस तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य को यदि हम लैम्डा से बताते हैं तो तरंग दैर्ध्य इंक्रीज होती है। यहाँ पर वॉयलेट की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही अगर आप इस तरफ जाते हो तो रेड की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बदलती है कलर भी चेंज होता जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो सही आंसर आपको लगाना है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के। यार, रंग की बात की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये भी दोबारा रिपीट हो गया है, आपको याद रखना है विवग्योर। ठीक है, विवग्योर। सूर्य की किरणों में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आंसर 7 सी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? देखिए, सेम चीज है। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें आपको पूछा गया था कि अगर अर्थ है और यहाँ पर मून, आपसे पूछा गया था कि यदि अर्थ से आप आसमान को देखते हो तो आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है। वहीं यदि आप चांद से आसमान को देखते हो तो आपको ब्लैक दिखाई देता है, और इसका रीजन था वायुमंडल ना होना। इसलिए चांद से देखते थे तो ब्लैक दिखाई देता था आसमान। अब उसने सेम कंडीशन दी है कि अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल ना हो, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो ऑब्वियसली पृथ्वी पर वायुमंडल ना होने की वजह से अगर आप आकाश की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी से भी आकाश ब्लैक ही दिखाई देगा। ओके, आंसर ए सही है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी, जब आप फोटो लेते हो तो मुख्य रंग कौन से होते हैं इसमें आपको बताना है। ओके, आपके ऑप्शन है रेड, ब्लू, येलो। सेकंड ऑप्शन है रेड, येलो, ग्रीन। थर्ड ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन। और फोर्थ ऑप्शन है ब्लू, येलो या रेड, ग्रीन। देखिए, मैंने आपको बताया थे कौन से कलर हैं जिनसे कि सभी कलर को बनाया जा सकता है, उन्हें बोला जाता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर्स का उपयोग करके आप सेकेंडरी कलर को बना सकते हो, मतलब सभी कलर को बना सकते हो। और प्राइमरी प्राइमरी कलर कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। इसका कोड था RGB, मतलब लाल, हरा और नीला। आपको सही ऑप्शन देखना है कि लाल, हरा, नीला किस में है। ऑप्शन सी में है लाल, हरा, नीला, RGB। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देते हैं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? सेम चीज, विवग्योर। मैंने आपको बताया था ना, सबसे कम तरंग दैर्ध्य विवग्योर। ओके, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, जो कि वायलेट की होती है। और रेड की कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो सबसे कम होती है बैगनी की। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, जब प्रकाश के लाल रंग व नीले
रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? रेड और ब्लू को आपने मिलाया है तो आपको बताना है परिणामी रंग कौन सा है? सफेद। देखिए सफेद इसलिए होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों ही प्राथमिक कलर हैं, RGB तीनों ही प्राथमिक कलर। जब इन तीनों कलर को आप आपस में मिलाओगे तो व्हाइट कलर मिलता है। ठीक है ना, याद आपको याद रखना है, प्राइमरी कलर है इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? देखिए अगर आप आंख के स्ट्रक्चर को देखोगे इस तरह से हो, ठीक है ना, आंख का स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये आपकी आई है, ये फ्रंट होता है जिसे हम आई बॉल बोलते हैं, आई बॉल। यहाँ पर होती है आइरिस, ये मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम आइरिस बोलते हैं, आइरिस। मैंने आपको ये कल भी बताया था, आइरिस। ओके, यहाँ पर पीछे होता है रेटिना, ये होता है रेटिना। ओके, यहाँ पर होता है जो छोटा सा छेद है आई बॉल में, इसे हम बोलते हैं पीपल्स, पीपल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आपसे पूछा गया है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना के समतुल्य है? देखिए अगर आप फोटोग्राफिक कैमरे को देखो, ये आपका कैमरा है, अगर यहाँ पर लाइट जाएगी, ये लेंस है, यहाँ पर फिल्म होती है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि कौन सा भाग है। देखिए यहाँ से लाइट गई और ये फिल्म पर चित्र बनाती है, मतलब फिल्म रेटिना के समान है। जिस तरह से यहाँ से लाइट एंटर करने के बाद रेटिना पर अपना चित्र बना देती है वस्तु का, आपको ये भी याद रखना है रेटिना पर कैसा चित्र बनता है। सबसे पहली बात, उल्टा बनता है और स्मॉल बनता है, स्मॉल, और उल्टा होने की वजह से वास्तविक हो जाता है, मतलब कि रियल बनता है। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि फोटोग्राफिक कैमरे में रेटिना के समतुल्य फिल्म होती है। ओके, ऑप्शन डी सही है। लेकिन उसके आगे के मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन बी शटर। अगर आपसे पूछे कि शटर किस चीज के समतुल्य होता है, तो आपको बताना है शटर इन आइरिस के समतुल्य होता है, क्योंकि शटर ही डिसाइड करता है कि कितनी लाइट कैमरे के अंदर जानी चाहिए। जिस तरह से आइरिस डिसाइड करती है कि पिपल्स कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि लाइट एंटर कर पाए। ठीक है, तो शटर किसके समतुल्य होता है? आइरिस के। ये चीज लिख लीजिएगा, आप क्वेश्चन में अलग से पूछ सकते हैं। प्रकाश क्षेत्र, कैमरे का प्रकाश क्षेत्र किसके समतुल्य होता है? ये समतुल्य होता है पीपल्स के, पीपल्स के समतुल्य होता है, प्यूपिल के, है ना, इस तरह से इसके समतुल्य होता है। और लेंस किसके समतुल्य होता है? लेंस समतुल्य होता है लेंस के, आई बॉल। ठीक है ना, आई बॉल मतलब कॉर्निया, कॉर्निया के समतुल्य होता है लेंस, कॉर्निया के समतुल्य होता है। और फिल्म समतुल्य होती है रेटिना के, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, आपको ये बताना है। देखिए मैंने बताए थे मेनली टू टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल, ठीक है, सॉरी इस तरह से बनता है उत्तल। एक होता है उत्तल जो किरणों को सिकोड़ देता है, आगे जाकर एक बिंदु पर मिलाता है। दूसरा होता है अवतल, अवतल लेंस इस तरह से होता है जो कि किरणों को फैला देता है। ओके, तो आपको बताना है कि कैमरे का लेंस किस तरह से व्यवहार करता है या किस तरह का लेंस होता है। आपकी ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस या समान मोटाई का लेंस। सही आंसर है उत्तल लेंस। आप आंख से ही कंपेयर कर लीजिए, आपकी आंख इस तरह से होती है ना इस तरह से, तो ये उत्तल ही तो है, इसलिए उत्तल लेंस, कैमरे का लेंस उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपने देखा होगा आपके सभी के घर में ओल्ड पीपल होंगे, है ना, जिनकी एज ज्यादा हो गई है, तो उनमें मैक्सिमम को चश्मा लगता होगा। वो एक एज के साथ आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं जिस वजह से चश्मा लगता है। तो चश्मा क्यों लगता है? उन लोगों में जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें निकट और दूर की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती? उनकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको ना तो पास की दिखाई दे रही है वस्तु और ना ही दूर की, मतलब उसका दूर बिंदु निकट आ गया है। जो स्वस्थ आंख होती है, स्वस्थ आंख, स्वस्थ आंख की अगर आप फार पॉइंट की बात करो, फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु की बात करो, तो होता है इनफाइनाइट। वहीं अगर आप स्वस्थ आंख में निकट बिंदु की बात करते हो, मतलब कि नियरेस्ट पॉइंट की बात करते हो, नियरेस्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हो, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये स्वस्थ आंख का है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति हो तब ऐसा होता है।
लेकिन अगर आप बूढ़े लोगों को देखो, ओल्ड एज पीपल को अगर आप देखते हो, ओल्ड एज पीपल को, तो उनमें ऐसा होता है कि ये जो फार पॉइंट था, फार पॉइंट, अब फार पॉइंट अनंत पर ना होकर नजदीक आ गया है। ठीक है ना? पहले अनंत पर था तो आप अनंत तक की चीजें देख सकते थे, मतलब आपकी आंख स्वस्थ थी। लेकिन अब फार पॉइंट अनंत पर ना होकर आपकी आंख के पास आ गया। कितना भी हो सकता है, 2 किलोमीटर दे दें आपको, या 2 मीटर दे दें आपको, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी ज्यादा कमजोर है। अनंत पर नहीं है लेकिन। और वहीं अगर हम स्मॉल पॉइंट की बात करते हैं, स्मॉल सॉरी नियरेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो जो स्वस्थ मनुष्य में 25 सेंटीमीटर था, वह और दूर चला जाता है। मतलब 26 सेंटीमीटर हो सकता है, 30 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा ही रोगी हो गया है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, तो हो सकता है 2 मीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, 3 मीटर हो जाए, कितना भी हो सकता है। ये होती है अस्वस्थ की, और ये होती है स्वस्थ की। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये स्वस्थ मनुष्य में होती है और ये अस्वस्थ में होती है। ठीक है, जिसकी आंखें खराब हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? दोनों ही एक साथ हो गए। दोनों ही एक साथ होने को हम बोलते हैं प्रेस वायोपिया। इसे हम जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसे हम जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? मैंने आपको बताया है 2 क्वेश्चन पहले, आइरिस और कैमरे में, कि आइरिस अगर आंख को आप ये मानो, और ये आपका छिद्र है, पिपल्स है, तो ये है, ये कहलाती हैं आइरिस। ये होते हैं आइरिस, ये आइरिस कहलाती हैं। इनका काम होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कितना प्रकाश आपकी आंख में एंटर कर सकता है। अगर ये ज्यादा प्रकाश चाहती है तो आइरिस ढीली हो जाती है, जिस वजह से ये छिद्र बड़ा हो जाता है। और सॉरी, अगर आप ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है तो आइरिस टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये छिद्र खिंचता है और इस छिद्र का आकार बढ़ जाता है। इस तरह से, इस तरह से आइरिस अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि आकार बढ़ जाता है, टाइट हो जाती है तो। और वहीं अगर आपको कम प्रकाश की जरूरत है तो आइरिस ढीली हो जाती है, जिस वजह से ये छिद्र छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इस तरह से। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर आपको संख्या पूछा जाए कि आइरिस की कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है टोटल 6। 6 होती हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस की चित्र भेजना, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, छोटा, वस्तु से छोटा, और तीसरा रियल। जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो रियल ही होता है, ठीक है ना? याद रखना है आपको। तो सही आपके ऑप्शन है, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, छोटा लेकिन सीधा, बराबर लेकिन सीधा, छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? मैंने आपको बताया है ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में। आपके ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल। सही आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस। इनकी संख्या कितनी होती है आइरिस की? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आपकी आंख, अच्छा आंख की चर्चा कर रहे हैं, जैसे ये आई बॉल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा पार्ट होता है ये वाला, यहाँ, ये तो छिद्र हो गया, ये आइरिस हो गई है ना? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है ना, कॉर्निया। तो कॉर्निया को ही रिप्लेस किया जाता है, आपको याद रखना है, रिप्लेस किया जाता है कॉर्निया को। ओके, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परिवर्तित होती हैं? किस स्थान पर परिवर्तित होती हैं आपको ये बताना है, स्नायु उद्वेगों से। आपके ऑप्शन है, कॉर्निया से परिवर्तित होती है, नेत्र तारा से परिवर्तित होती हैं, रेटिना से परिवर्तित होती हैं, लेंस से परिवर्तित होती हैं। बिल्कुल नहीं, आप खुद ही बताइए कहाँ से परिवर्तित होंगी।
जहां से परिवर्तित हो रही हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। यह है आपका रेटिना, यह है आंख, यहाँ से एंटर की प्रकाश, और यह है रेटिना। यहाँ पर जाने के बाद इन्होंने प्रतिबिंब बना दिया, यहाँ पर बनती है इमेज। और ये रखा है मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से जाती है किरणें और यहाँ पर इमेज बनाती, जहां इमेज बन रही है, जहां परिवर्तित हो रही है वही ना इमेज बनेगी, तो इसलिए रेटिना है सही आंसर। परिवर्तित कहाँ से होती है? रेटिना से, क्योंकि इमेज रेटिना पर बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पिछले क्वेश्चंस में हम ये क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। आपके ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। आपको सही आंसर बताना है। पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है कि डिस्कस किया था फार पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट। आई थिंक आपको पता होगा नियरेस्ट पॉइंट, है ना। फार पॉइंट मैंने आपको बताया था स्वस्थ आंख के लिए, यहाँ पर देखिए स्वस्थ नेत्र बोला है, तो फार पॉइंट के लिए स्वस्थ स्वस्थ नेत्र के लिए फार पॉइंट होता है अनंत, और नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, सेंटीमीटर, मीटर, अनंत जो भी लिखना हो लिख लीजिए, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसकी दृष्टि में कौन सा रोग है? देखिए यहाँ पर है दूर रखी हुई वस्तु है जिससे कि वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा, मतलब कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है और स्पष्ट देख रहा है तो उसकी आंख स्वस्थ है। लेकिन अगर वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, मतलब कि उसका जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु, फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु जो कि अनंत होता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम दूर बिंदु, अनंत होता है, वह निकट आ गया है, अब अनंत पर नहीं है, इस वजह से वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा। अगर दूर बिंदु निकट आ गया है तो उसके दोष कौन सी दृष्टि में? निकट दृष्टि में दोष है या फिर दूर दृष्टि में दोष है? दो तरह की दृष्टि होती है, एक होती है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, और दूसरी होती है दूर दृष्टि। ठीक है ना, तो उसने बोला है कि आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कि आपकी निकट की दृष्टि ठीक है क्योंकि आप निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन दूर की दृष्टि खराब हो गई है क्योंकि आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, फार पॉइंट नजदीक आ गया है, तो उसके उसमें रोग होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे, इसलिए दोष किस में है? दूर की वस्तु, दूर दृष्टि में। निकट की तो सही है, इसलिए इस रोग को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि है आपके पास, दोष किसमें है? दूर की दृष्टि में, है ना। इसे दो पार्ट में याद करना, आप कभी नहीं भूलोगे ना कभी कंफ्यूज होगे। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट दृष्टि है पर दूर की दृष्टि में दोष है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मायोपिया क्या होता है। यहाँ पर मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। यहाँ पर मायोपिया का अगर बोल रहे हैं तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है। देखिए जैसे ही मायोपिया बोला ना, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि उसकी सही है, मतलब कि निकट बिंदु सही है 25 सेंटीमीटर। दोष किसमें है? दूर की दृष्टि, मतलब कि जो अनंत पर फार पॉइंट था, अब ये फार पॉइंट अनंत पर नहीं है, ये फार पॉइंट नजदीक आ गया है ना, तो वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ओके, आपका ऑप्शन पढ़िए, ए ऑप्शन है नजदीक स्थित वस्तु के स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ना ही नजदीक और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष मतलब निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्योंकि उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर वह सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एडिशनल, अगर हम इस क्वेश्चन में देखना चाहें, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है अगर कोई व्यक्ति, निकट वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो इधर पर आप हाइपरमेट्रोपिया बोलोगे, हाइपरमायोपिया बोलोगे। यहाँ पर होता है नजदीक एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब स्वस्थ है। अगर ये वाला है कंडीशन तो स्वस्थ नेत्र है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये वाली अगर कंडीशन है तो दूरदृष्टि दोष है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख रहा है, इसलिए दूर दृष्टि
डोस कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर ना ही नजदीक और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो यहाँ पर होता है प्रेस वायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आंख इस तरह की है, ठीक है, मान लीजिए ये आंख का लेंस है, सॉरी आंख ही बना देता हूं मैं, ये आंख है। ओके, यहाँ पर पुतली है आपकी आंख की, ये पिपल्स है, और यहाँ पर आयरिस कहीं है। आयरिस की संख्या 6 होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ से लाइट ने एंटर किया, अगर पूरा आंख बनाए तो ये है आपका रेटिना। ठीक है, यहाँ पर है रेटिना, ये रहा, ये है आपका रेटिना, याद रखना है आपको, रेटिना है ये। और यहाँ से ये है आंख का लेंस, लेंस मान लीजिए ये लेंस। जब यहाँ से लाइट अंदर जाती है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है कि ये अपना काम ठीक से करे। मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो रेटिना पर बन रहा है तो ठीक है, आपकी आंख बढ़िया है, लेकिन उसने बोला निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब कि उसकी निकट की दृष्टि तो है पर दूर की दृष्टि दृष्टि नहीं है। अब इसी आंख का हम दूसरा चित्र ये तो स्वस्थ वाली थी बात, स्वस्थ नेत्र में इस तरह की कंडीशन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये आइरिस हमने बना दी, यहाँ से एंटर की प्रकाश किरण, ये है हमारा रेटिना, यहाँ पर इतना भाग है रेटिना मान लीजिए, ये है। ठीक है, ये है रेटिना। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण गई, जाना था उसको इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में उसको जाना चाहिए था, यहाँ प्रतिबिंब बनना था। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, किरण जाती तो है लेकिन लेंस की क्षमता कम होने की वजह से ये किरण यहाँ ना मिलकर यहाँ मिल जाएगी, पहले ही मिल जाएगी ये किरण, इधर पहले ही मिल जाती है ये किरण, मतलब रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, पहले ही मिल गई है। तो हमें चाहिए कि ये किरण, हमारी आंख का लेंस कमजोर हो गया जिस वजह से ये पहले ही मिल गई, तो हमें चाहिए एक ऐसा लेंस हम इसके आंख के आगे लगा दें जिससे कि ये जितना डिस्टॉर्शन हो रहा है, जितना पहले मिल रही है किरण, उतनी ही फैल जाए, पहले ना मिले, ये पहले ही किरण को इतना फैला दे कि सिकुड़ने के बाद रेटिना तक पहुंच जाए। तो फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, मैंने आपको दो तरह के लेंस बताए थे, एक तो उत्तल बताया था, ये अभिसारी, और दूसरा बताया था मैंने अवतल, जो कि था अपसारी। तो फैलाने वाला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस के द्वारा। समझ में आया आपको, प्रतिबिंब यहाँ बन गया है। ओके, आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अवतल लेंस लगेगा या फिर उत्तल लेंस लगेगा, मेरे लेक्चर में आपको किसी भी चीज को याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, सेम क्वेश्चन है, वस्तु कैसी दिखाई देगी, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, मतलब देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष, मतलब कि दो पार्ट में पढ़िए, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये है दूरदृष्टि और दोष। मतलब व्यक्ति के पास दूर की दृष्टि तो है, दोष किस में है, पास की दृष्टि में। मतलब अगर व्यक्ति के फार पॉइंट की हम बात करते हैं, फार पॉइंट को देखते हैं जो कि अनंत पर है, तो ये तो सही है, लेकिन दोष निकट दृष्टि, दोष निकट दृष्टि में, मतलब कि जो नियरेस्ट पॉइंट होने वाला था व्यक्ति का, स्वस्थ आंख का जो नियरेस्ट पॉइंट था 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो आंख से दूर पहुंच गया है। वो 26 हो सकता है, 30 हो सकता है, 29 हो सकता है, 39 हो सकता है, 2 मीटर, 1 मीटर, कितना भी हो सकता है। तो दोष किस में है, दूर निकट दृष्टि में दोष है, दूरदृष्टि आपकी सही है। तो पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, निकट की चीज नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट, दूर की चीज स्पष्ट दिखाई देगी। तो आपके ऑप्शन है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी, ऑप्शन बी सही है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष सेम चीज है, वहां पर मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष। देखिए मैं फिर से एक और चीज बताता हूँ, अब इस बार दूरदृष्टि के लिए बताता हूँ। ये आपकी आंख है स्वस्थ मनुष्य की, यहाँ पर ये लेंस है आंख का, लेंस, ये आइरिस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, आपका मित्र है ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मित्र, और ये है रेटिना जो पीछे है, ये वाला पॉइंट, ये वाला चीज रेटिना है, ये एरिया। ठीक है, रेटिना। अब आपके फ्रेंड से परावर्तित होकर किरणें आई,
और एंटर की आपकी आंखों में, और इन्होंने जाकर रेटिना पर एक प्रतिबिंब बना दिया। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाया? रियल, स्मॉल, स्मॉल और उल्टा। ठीक है। लेकिन क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? ऐसा होता है कि देखिए, ये फिर से आपकी आंख बनाई मैंने, ये स्वस्थ मनुष्य की है, स्वस्थ मनुष्य की कंडीशन है ये। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ये है कोई, ये आंख बनी है, ये लेंस है आपका, ये आइरिस है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, ये खड़ा है व्यक्ति। अब दूरदृष्टि और रेटिना ये है। ठीक है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, मनुष्य से, आपके फ्रेंड से किरणें परावर्तित होकर आई, एंटर की आपकी आंखों में, और एंटर करने के बाद जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वह रेटिना के पीछे जाकर बनता है। किरणें जरूरत से ज्यादा फैल जाती हैं, जिस वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर जो किरणें रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, वह रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पीछे मिलती हैं, जिस वजह से प्रतिबिंब सही नहीं बन पाता, और इस वजह से हमें व्यक्ति धुंधला दिखाई देता है, उसकी ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाती। तो हमें चाहिए एक ऐसा लेंस इस आंख के आगे यहाँ लगा दिया जाए, जो कि किरणें जितनी फैल रही है ना अब ज्यादा, उतनी कम कर दिया जाए। मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज माइनस है तो उसमें, या कोई चीज माइनस है उसमें हम प्लस कर दे तो वो जीरो हो जाता है ना। तो हमें यही करना है, जो इतनी डिस्टेंस बढ़ रही है, ज्यादा फैल रही है, जिस वजह से इतना आगे बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पर इस बीच में इतनी ही दूरी को कम कर दिया जाए। ओके, इस तरह से हमें करना है। अगर ये एक्स फैल रही है तो हमने ऑलरेडी एक्स को यहाँ कम कर देना है, जिससे कि अंत में प्रतिबिंब जाकर वापस रेटिना पर ही बनेगा। तो ऐसा लेंस आपको उपयोग में लाना है दूरदृष्टि दोष में, जो कि किरणों को सिकोड़ दे। और सिकोड़ता कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सिकोड़ता है, तो किरणें पहले ही थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी। अब जो किरणें यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ से एंटर कर रही थी आंख में, अब वो किरणें सिकुड़ जाएंगी और यहाँ से एंटर करेंगी, थोड़ा पास से एंटर करेंगी। पास से एंटर करने के कारण ये उतनी नहीं फैल पाएंगी और जाकर रेटिना पर मिल जाएंगी ये, है ना। तो हमें उपयोग में लाना है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करना है, याद रखना है आपको। आप सभी को बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है या माइनस में होती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि प्लस में या माइनस में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और अवतल लेंस की भी। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, आपको बताना है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो दूरदृष्टिता, मतलब दूरदृष्टिता वह खराबी है जिसमें लेंस, दूर की दृष्टि उसकी खराब हो जाती है। तो लेंस में क्या असर पड़ेगा अगर दूर की दृष्टि उसको खराब हो गई? दूर की दृष्टि खराब हुई है मतलब कि उसका दूर बिंदु जो अनंत पर था, अब वो अनंत पर नहीं है, पास आ गया है। तो आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन ए अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, ऑप्शन बी अपनी पारदर्शी, अधिक पारदर्शी हो जाता है, ऑप्शन सी अपारदर्शी हो जाता है, या ऑप्शन डी बहुत अधिक छोटा हो जाता है। देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अपारदर्शी नहीं होगा, पारदर्शी तो जितना है उतना ही रहेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, जिस वजह से किरणें अनंत से एंटर नहीं कर पाती हैं। ओके, अनंत से आने वाली किरणें एंटर नहीं कर पाती। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ण अंधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्ण अंधता भी एक तरह की बीमारी होती है, जिस तरह से दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, और उसी तरह से होता है वर्ण अंधता। ठीक है। लेकिन ये जो तीनों बीमारियां होती हैं, इनके उपचार किए जा सकते हैं। आप दूरदृष्टि दोष में भी लेंस का उपयोग कर सकते हो। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का, याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में भी उपयोग करते हो। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हो। और जरा दृष्टि दोष में आप करते हो बाइफोकल लेंस का उपयोग। वहीं वर्णांधता की अगर आप बात करो तो ये जन्मांत होती है, जन्म से होती है ये जीन की वजह से होती है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी होती है उस वजह से होती है। तो वर्ण अंधता का कोई भी इलाज नहीं है, मतलब कि अवतल लेंस से दूर नहीं होगी, उत्तल लेंस से भी दूर नहीं होगी, बेलनाकार लेंस से भी दूर नहीं होगी, ये दूर नहीं की जा सकती वर्ण अंधता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेस वायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। प्रेस वायोपिया के उपचार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? प्रेस वायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ना तो पास की चीजें सही दिखती हैं और ना ही दूर की चीजें सही दिखती हैं। तो जरा दृष्टि दोष में यदि आप देखो तो निकट दृष्टि, ना तो आपका फार पॉइंट जो कि अनंत पर था, ये भी नहीं रहता, अनंत पर खराब हो जाता है।
नजदीक आ जाता है, और जो नियरेस्ट पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 नहीं रहता, ये और दूर चला जाता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम जरादृष्टि दोष। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या बाइफोकल लेंस? सही आंसर है बाइफोकल लेंस, क्योंकि आपको ना तो पास का दिख रहा है और ना ही दूर का दिख रहा है, तो इस वजह से बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि अवतल और उत्तल लेंस दोनों ही उपयोग किए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, ठीक है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आपने बोला है मानव लेंस एक कैमरे के समान है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा पार्ट कैमरे का मानव नेत्र के किस भाग के समतुल्य होता है, ठीक है ना। उसने आपसे पूछा है इसमें एक लेंस निकाय है, बिल्कुल है एक लेंस निकाय। तो नेत्र लेंस क्या बनाता है, आपको ये बताना है। दृष्टि, आपके ऑप्शन है दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित और आभासी प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, या आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। आइरिस, सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्या आइरिस पर बनता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, ए बी सी में से कोई है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ी चीज को आपके माइंड में छोटा करके दिखाया गया, मतलब पहली बात तो प्रतिबिंब छोटा होता है, मतलब स्मॉल। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है प्रतिबिंब उल्टा होता है, और तीसरा अगर उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल पर छोटा, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सीधा, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल नहीं, प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी सही है। ओके, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। ओके, थैंक यू।